स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा एक इंटरव्यू के अंदर कहा गया कि बोथ कंट्रीज कमिटेड हैं अपने बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में, और जो भी यहाँ पे डिफरेंसेज हैं उनको भी आने वाले समय के अंदर रिजोल्व है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन के जो भी पॉइंट्स रिसेंटली न्यूज के अंदर रहे हैं उन सभी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। वन बाय वन करके उन पॉइंट्स को हम डिस्कस हैं वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि बॉर्डर एरिया के अंदर भी जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर का है, जिसको कि हम 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि नॉर्दर्न सेक्टर का पार्ट है, फिर एक मिडिल सेक्टर है जो लेस डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे जो डिफरेंसेज हैं वो काफ़ी कम है इंडिया और चाइना का। फिर आप देखिए कि ईस्टर्न सेक्टर का एरिया है जिसको कि हम मैकमोहन लाइन के रूप से भी कंसिडर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश का एरिया स्पेशली, और वहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेज हैं। चाइनीज़ फोर्सेज हैं कभी अपना एग्रेशन को कैरी आउट करते हैं, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उस एग्रेशन को रिटेलिएट है उनके द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए 3488 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रिगार्डिंग में, जहाँ पे 2020 के समय गलवान वैली का जो क्लैश है वो देखने के लिए मिला था। अब आप देखिए कि उस एरिया के अंदर में बेसिकली जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका डिसंगेजमेंट तो हुआ है, बट आने वाले समय के रिगार्डिंग में डी एस्केलेशन है उसको भी कैरी आउट किया जाए। जो भी डिफरेंसेज हैं उसको रिजोल्व करते हुए एक प्रॉपर जो बॉर्डर का जो डिमार्केशन है वो वहाँ पे हो सके, उसका यहाँ पे मेंशन था। अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख का, वहाँ पे 2 लाइन्स हैं जो कि हमारे बॉर्डर एरिया को डिमार्केट करते हैं। दोनों कंट्रीज के द्वारा अलग अलग लाइन को यहाँ पे अपने टेरिटरी के रिगार्डिंग में कंसीडर किया जाता है। एक लाइन है मैकमोहन लाइन है, अदर लाइन है जॉनसन लाइन है वहाँ पे। तो ये बॉर्डर के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बेसिस पे है। आप देखिए कि हमारा ट्रेड तो काफ़ी सही है चाइना के साथ में, और स्पेशली चाइना ही इंडिया के अंदर अपना एक्सपोर्ट मोर कैरी करता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो ट्रेड है वो डेफिसिट के अंदर में हुआ करता है। बट स्टूडेंट्स, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को अगर इम्प्रूव किया जाए तो इंडिया भी अपना जो ट्रेड है उसको यहाँ पे बूस्ट है वो कर सकता है। जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं उनको आने वाले समय के अंदर रिज्यूम किया जाएगा, ये यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। अभी रिसेंटली गलवान वैली के क्लैश के बाद में जो 2020 में हुआ था, उसके बाद में फर्स्ट टाइम आप देखिए कि हाई लेवल के ऊपर जो डेलीगेशंस हैं उनका विजिट हुआ है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं SCO का जो मीटिंग है उसके लिए वहाँ पे गए थे। फिर उसके बाद में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका भी विजिट हुआ था, और उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनका भी विजिट हुआ है चाइना के वहाँ पे। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स को कैरी आउट किया जाएगा। अभी आप एक देखिए कि जो रिलीजियस यात्रा होती है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदुइज़्म के पर्सपेक्टिव से भी, और अदर जो रिलीजन्स हैं बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर का जो एरिया है जैनिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। और तिब्बत के अंदर में एक रिलीजन है बोन ट्रेडिशन जिसको बोला करते हैं, जो लोग वहाँ पे फॉलो करते थे बुद्धिज़्म से पहले, उनके रिगार्डिंग में इस कैलाश मानसरोवर का जो एरिया है उसको सेक्रेड माना गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से सभी रिलीजियस के रिगार्डिंग में ये इम्पोर्टेंस है, तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इस यात्रा को स्टार्ट किया गया। कौन से रूट से यात्रा है वो गया है, तो आप देखिए कि नाथुला का जो रूट है जिसमें 1967 के समय इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट रहे थे नाथुला के पर्सपेक्टिव से, तो नाथुला का जो एरिया है जो सिक्किम के थ्रू एक रूट है। एक लीपू लेक का एरिया है जो अदर रूट है वो वहाँ पे उसके थ्रू यात्रा है वो कैरी आउट हुआ। अब अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से, जो लॉर्ड शिवा हैं, लॉर्ड शिवा का ये प्लेस बताया करते हैं कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा है या जो प्लेस है। फिर आप देखिए कि बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से जो भगवान बुद्ध है जिनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, उनका जो मदर है माया, तो जो मदर माया है उनका आप देखिए कि उनके द्वारा इस एरिया के अंदर में विजिट किया गया था, और इस कैलाश मानसरोवर को जो उनके द्वारा माउंट मेरू के नाम से कंसीडर किया करते हैं, माउंट मेरू उसको बोला करते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप से बुद्धिज्म इसको कंसीडर है वो करता है। जैनिज्म के रिगार्डिंग में जो फर्स्ट तीर्थंकरा हैं, जैनिज्म में कितने तीर्थंकरा हैं, टोटल 24 तीर्थंकरा हैं। भगवान जो महावीर हैं वो 24 तीर्थंकरा थे।
तो आप देखिए कि जो फर्स्ट तीर्थंकरा है ऋषभदेव जी का जो साल्वेशन है वो इसी एरिया में कंसीडर करते हैं जैनिज्म अपने अकॉर्डिंग में। फिर बोन ट्रेडिशन के लोग भी इसको सेक्रेड है वो मानते हैं। तो ये तो आप देखिए कि हमने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा। अभी यात्रा है वो भी गई हैं नाथुला एंड लीपू लेक के थ्रू जो गए हैं। 1981 का वो समय है जब फर्स्ट टाइम में यहाँ पे यात्रा है उसको स्टार्ट किया गया था। पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है उसी को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये कैलाश मानसरोवर का जो एरिया है वो तिब्बत के अंदर में सिचुएटेड है। और तिब्बत के अंदर में आप देखिए कि हम जो दलाई लामा है वहाँ पे तिब्बतियन जो बुद्धिज़्म है उसके हाईएस्ट जो गुरु हुआ करते हैं दलाई लामा, वो इंडिया के अंदर में रहते हैं धर्मशाला के एरिया के अंदर में। उनके द्वारा भी रिसेंटली अपने इनकारनेशन प्रोसेस के बारे में कि उनका पुनर्जन्म है वो होएगा आने वाले समय के अंदर में, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया था। हमारे मिनिस्टर्स भी वहाँ पे विजिट किए थे उनके बर्थडे फंक्शन के दौरान में। इसको चाइना है वो ऑब्जेक्ट करता है। दलाई लामा के बारे में अगर हम रीड करें तो दलाई लामा एक पोस्ट है जो कि तिब्बतियन बुद्धिज्म के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है। चाइना उसको क्यों यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के रूप से देखता है, क्यों उसको आप देखिए कि चाइना अपने जो कंसर्न है उसको रेज करता है। तो बेसिकली स्टूडेंट दलाई लामा है वो तिब्बतियन जो वहाँ पे तिब्बत है जिसको कि लेटर फेज के अंदर में चाइना अपने एरिया के अपने कंट्रोल के अंदर में लेता है। दलाई लामा वहाँ से इंडिया के लिए आते हैं उस समय में। तो स्टूडेंट दलाई लामा के बाद में आते हैं पंचन लामा, जो पोस्ट है उसके रिलीजियस पोस्ट के अकॉर्डिंग में पंचन लामा है। एक पर्सन है जिनको कि एक चाइल्ड है जिनको कि पर्सन जो पंचन लामा है वो कंसिडर कर दिया गया था। फिर आप देखिए वो चाइना के अंदर में ही थे और फिर उसको अबडक्ट है वो कर लिया गया। अभी तक वो कहाँ पे हैं वो नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का सिचुएशन क्यों वहाँ पे कैरी आउट होता है कि चाइना उस एरिया में अपना जो कंट्रोल है उसको इस्टेब्लिश कर सके, लोगों के द्वारा किसी भी तरीके से जो रिलीजियस सीट है या जो पर्सन टू पर्सन है उनके द्वारा किसी भी तरीके का जो रेजिस्टेंस है वो ना रहे। दलाई लामा का डिमांड था पहले तिब्बत को एक सेपरेट नेशनहुड का वहाँ उनका डिमांड था। बाद में आप देखिए कि उन्होंने अपना जो डिमांड है उसको चेंज किया कि जो तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन के रूप से ही इस्टेब्लिश किया जा सके चाइना के अंदर में। दलाई लामा जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनको कैसे चूज किया जाता है, आप देखिए कि डेथ के बाद में उनके जो लेटर्स हैं वो अपना एक डायरेक्शन उसके अंदर में बताया करते हैं। उस डायरेक्शन के अंदर में जो कमेटी के जो लोग हैं वो विजिट करते हैं। वहाँ पे कोई चिल्ड्रन है, उन चिल्ड्रंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में जो बेटर चिल्ड्रन उन सिंबल्स को आप देखिए कि सिंबल्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है, जो जो लेटर के अंदर में जो लिखा गया है उसके साथ में अपना रिलेवेंस वो इस्टेब्लिश कर पाता है। तो उसी को भी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो उसका एजुकेशन है, उसका अपब्रिंगिंग है, उसको कैरी आउट करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे रिलीजियस जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली आप देखिए कि हमारे बोथ कंट्रीज़ के जो रिसेंट डेवलपमेंट है उन सभी के बारे में है। अब यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से भी डेवलपमेंट है वो हुआ है। टू यहाँ पे ट्राइलेटरल जो फोरम्स हैं उनको इस्टेब्लिश है वो किया गया। ट्राइलेटरल जो फोरम है वो किसके रिगार्डिंग में इस्टेब्लिश हुए हैं, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक इस्टेब्लिश हुआ है। चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश आप देखिए कि अपना इंगेजमेंट को कैरी आउट किए हैं। एक स्टूडेंट चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स जब उसको ऑब्जेक्ट किया गया, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया है एम्बेसडर के द्वारा कि ये जो फोरम्स हैं वो इस वजह से सेटअप हुए हैं कि सार्क है जो कम्प्लीटली यहाँ पे डिसफंक्शनल है प्रेजेंट समय के अंदर में। क्या यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था क्या इंडिया को यहाँ पे आइसोलेट करके इस तरीके से साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ में चाइना अपना रिलेशंस है उसको इम्प्रूव कर रहा है। तो आप देखिए कि उनका जो आंसर है वो ये है बेसिकली यहाँ पे कि जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में कमिटेड हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अपना जो ट्रेड है वो उनके द्वारा इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट होने के बाद में ट्रेड को भी इनके द्वारा बूस्ट है वो किया गया है। $100 बिलियन बताया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस तरीके से जब जो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है उसको भी यहाँ पे हार्नेस किया जा सकता है कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब से पावर चेंज हुआ है तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पे अटैक हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर में जो प्रेजेंट समय में तालिबान का रूल है, इंडिया ऑफिशियली तालिबान को जो रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है, बट अब फरवरी के मंथ के समय हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो विजिट के लिए गए थे, उनके द्वारा डिस्कशन है वो भी किया गया था अफगानिस्तान का जो तालिबान का जो लीडरशिप है उनके साथ में।
तो एक स्टेप हो सकता है इंडिया को आइसोलेट करने का। इंडिया के भी आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू अपना इंगेजमेंट कैरी आउट करता है साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया बेसिकली ऑब्जेक्ट तो नहीं करता है, बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको इंडिया हमेशा ऑब्जेक्ट करता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान जो कश्मीर का जो रीजन जो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है वहाँ से वो पास करता है, तो इंडिया का जो सॉवरेनिटी है उसको ये वायलेट है, वो करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो पार्लियामेंट्री सेशन के पर्सपेक्टिव से है। पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है? आर्टिकल 85 में मेंशन है। और आर्टिकल 85 के अंदर में सेशंस का जो नाम है वो नहीं दिया गया है, बस यही बताया गया है कि कोई भी 2 सेशन जो पार्लियामेंट के कंडक्ट होते हैं उनके बिटवीन के अंदर में 6 मंथ से ज़्यादा का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। तो मानसून समय के अंदर में ये सेशन जो कंडक्ट होता है, जो कि हमारा कैबिनेट कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर का, वो आप देखिए कि प्रेसिडेंट के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करने के बाद में ही ये जो सेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। अब सेशन से पहले ऑल पार्टी जो डेलीगेशन है उसके साथ में डिस्कशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के रिगार्डिंग में। तो उनके द्वारा कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग में वो क्वेश्चंस हैं या प्राइम मिनिस्टर का जो आंसर है वो चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का सेशन के अंदर में वो प्रेजेंस चाहते हैं कि वो सेशन में रहें, अपना डिस्कशन को कैरी आउट करें। गवर्नमेंट के जो यहाँ पे पर्सन्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अगर वो फॉरेन विजिट के लिए हैं, कोई डिप्लोमेटिक विजिट के लिए हैं, तो उस समय सेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं। कंप्लीट डे भी आप देखिए कि नहीं रह सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट जो समय है जब उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बोला जाना है, गवर्नमेंट के स्टैंड को बताना है, तो उस समय वो प्रेजेंट हैं, वो रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पार्लियामेंट्री सेशन का था। अब आप देखिए कि यहाँ पे अपोजिशन का जो डिमांड है वो क्या हो सकता है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में फर्स्ट टाइम से पार्लियामेंट असम्बल होने वाला है, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में कैसे वो पीस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या यूएस का भी कोई यहाँ पे रोल है, क्योंकि यूएस के पॉलिटिकल लीडर समय समय पे क्लेम करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको कि अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज अपने कंसर्न के रूप से देखते हैं, जो बिहार के अंदर कंडक्ट हो रहा है। और स्टूडेंट सदर्न इंडियन स्टेट्स का जो कंसर्न है डीलिमिटेशन के पर्सपेक्टिव से कि कैसे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट होगा, क्या इसी पॉपुलेशन क्राइटेरिया को, इन्हीं जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको कंटिन्यूस रखा जाएगा, या नया जो सेंसस का जो फाइंडिंग्स है उसके बेसिस के ऊपर में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक और स्टैंड है कि जो डिस्कशन रहेगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पहलगाम टेरर अटैक के पर्सपेक्टिव से, कि यहाँ पे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुआ करती है हमारे हाउसेज का, लोकसभा एंड राज्यसभा का, उसके द्वारा इसको डिसाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, आप देखिए कि 3 ऐसी कमेटी होती हैं हमारे जो हाउसेज का कमेटी होती हैं, जो स्पीकर के द्वारा हेड की जाती हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, और आप देखिए कि जो वर्किंग का जो कमेटी है, जो तो रूल्स कमेटी है और स्टेयरिंग कमेटी है। ये 3 ऐसी कमेटी हैं जो कि किसके द्वारा हेड की जाती हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जिस हाउस के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो ये कमेटीज़ के बारे में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आने वाले सेशन के अंदर में नेशनल इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, हमारा जो नेशनल इम्पोर्टेंस है उसको कंसीडर करते हुए अपना जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करें। ये इनका यहाँ पे स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि जज का जो रिमूवल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी इनिशिएटिव को कैरी आउट किया जा सकता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो सिग्नेचर रिक्वायरमेंट है, स्पेशली लोकसभा के अंदर में 100 एमपीज का जो साइन रिक्वायर है जज के रिमूवल मोशन को प्रपोज करने के लिए, तो उसको आप देखिए कि साइन है वो करवाया गया है, उसी का यहाँ पे मेंशन है। राज्यसभा के अंदर में कितने एमपीज का साइन चाहिए स्टूडेंट्स? 50 एमपी होने चाहिए राज्यसभा के अंदर में। जब अगर फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस मोशन को वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उनके द्वारा एडमिट कर लिया जाता है मोशन को, तो आप देखिए कि 3 मेंबर कमेटी फॉर्म होगा। कमेटी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा उन क्या जज के द्वारा जो किसी तरीके से जो मिसबिहेवियर है, इनकेपेसिटी है, उसको कैरी आउट किया गया है, तो उसी समय में फिर उनका जो यहाँ पे फाइंडिंग बताया जाएगा। फाइंडिंग के बाद में आप देखिए कि
मोशन के रिगार्डिंग में जो वोटिंग प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। 2/3 का वोटिंग का रिक्वायरमेंट है। इंडिया के अंदर में किसी भी जज का जो रिमूवल प्रोसेस है वो हुआ है? अभी तक आप देखिए कि किसी भी जज को जो रिमूव है वो नहीं किया गया। एक जज के अगेंस्ट में चला था प्रोसेस, बट उसके बाद में उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट? ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर में। आप देखिए कि वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है वो सिचुएटेड है। टाइगर रिजर्व का जो नेम है वो क्या है? टाडोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर में। तो स्टूडेंट्स एक बार नाम हम देखेंगे, टाडोबा, टाडोबा या टाडोबा अंधेरी। टाडोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है कहाँ है? चंद्रपुर में है। ईस्टर्न पार्ट है जो नागपुर के पास में है चंद्रपुर। अब आप देखिए कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कि तेंदू लीव्स को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर में। टाइगर्स के द्वारा अटैक किया गया है उनके ऊपर में। रिसेंटली कुछ नंबर्स वो भी बताए गए हैं कि 2025 के अंदर में 20 के आसपास केसेस सामने आए हैं जिसमें टाइगर के द्वारा अटैक किया ह्यूमन बींग का वहाँ पे लाइफ है वो आप देखिए लाइफ को उनके द्वारा लाइफ का लॉस हुआ है। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को ये शो करता है। तेंदू लीव्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तेंदू लीव्स बेसिकली आप देखिए कि ट्राइबल कम्युनिटी का जो इनकम का एक सोर्स है वो हुआ करती हैं। तेंदू लीव्स को हम इंडियन जो इबोनी है, इंडियन इबोनी है, उसी का जो लीव्स है ये आप देखिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ये पार्ट होती हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका ये पार्ट होती हैं और उनका इनकम का ये सोर्स हुआ करती हैं। तो कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स किसी भी टाइगर को हंट करने का जो पावर है वो कौन ग्रांट करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो प्रोटेक्ट भी करता है एनिमल्स को, बट आप देखिए कि उसका जो सेक्शन 11 है उसके थ्रू अगर कोई भी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है उसके लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है तो उसको एलिमिनेट है वो किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 11 के अंदर में मेंशन है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं स्टेट के जो हाईएस्ट एक अथॉरिटी हैं उनके द्वारा इस डिसीजन को लिया जा सकता है। तो ये टाडोबा अंधेरी के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि एक तो मेल घाट है, बोर घाट है, पेंच का एरिया है, सह्याद्री है और एक और वहाँ पे टाइगर रिजर्व है। टोटल 6 रिजर्व हैं। तो 5 हमने डिस्कस किया, एक कौन सा है? आप देखिए कि नावेगांव नगजीरा ऐसे कुछ उसका नेम है, नावेगांव नगजीरा उसका नेम है, तो वो आप जरूर से देख लेना। नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है, उनको जुडिशियल रिमांड के लिए सेंड किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है कि जब भी हम हमारा पॉलिटी का जो बुक है उसके अंदर में आर्टिकल 14 को रीड करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके अंदर में आप देखिए कि एमपीज के बारे में मेंशन है। अगर आर्टिकल 105 के थ्रू एमपीज को कुछ प्रिविलेज हैं वो हुआ करते हैं, एमएलएज को भी प्रिविलेज है वो उसका जो मेंशन है आर्टिकल 194 के अंदर में है। तो आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन हुए। कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर में बताया गया है? आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जो कि स्टेट के लेजिस्लेचर्स के पर्सपेक्टिव से है। अब यहाँ पे क्या प्रिविलेज है वो उनको अवेलेबल है? क्या क्रिमिनल अगर उनके द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है तो उसका भी उनका अरेस्ट है वो नहीं हो सकता है क्या? तो स्टूडेंट्स जो इम्यूनिटी, एमपीज को जो इम्यूनिटी ग्रांट है वो आप देखिए कि यहाँ पे सिविल केसेस के पर्सपेक्टिव से है कि 40 डेज बिफोर द डेट हाउस का जो असेंबली होता है, जो हाउस का जो सेशन होता है उसके 40 डेज बिफोर और 40 डेज आफ्टर के अंदर में उसका जो अरेस्ट है वो नहीं किया जा सकता। ये सिविल केसेस के पर्सपेक्टिव से ही ये जो प्रिविलेज है वो अवेलेबल है। क्रिमिनल केसेस के अंदर में ये जो प्रिविलेज है वो अवेलेबल नहीं है। क्या स्टूडेंट्स सभी तरीके का वहाँ पे प्रिविलेज है एमपीज को? क्या उनके द्वारा किसी तरीके से जो पैसा लेके, आप देखिए कि पैसा लेके वोटिंग प्रोसेस को कैरी आउट करना पार्लियामेंट के अंदर में, क्या ये भी यहाँ पे कैरी आउट हो सकता है? एक ब्राइबरी का आप देखिए कि केस हम काफ़ी बार रीड करते हैं। ब्राइबरी का केस है पीवी नरसिम्हा राव केस, जिसके अभी जजमेंट को आप देखिए कि जो ओवरटर्न है वो किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेंज है वो किया गया था। तो ब्राइबरी के बारे में क्या है कि अगर किसी भी एमपी के द्वारा पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के अंदर में डिस्कशन करना, पैसा लेके डिस्कशन करना, पैसा लेके वोट को कैरी आउट करना, तो वो प्रोसेस है वो अप्लाई नहीं रहेगा। ये जो सिविल केसेस के रिगार्डिंग में जो इम्यूनिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने के आनंदम नाम्बियार है, जाकिर हुसैन का जो रूलिंग है, जब वो
राज्यसभा के चेयरमैन होते थे, उन सभी को कंसिडर करते हुए इसको हम रीड करते हैं कि डेट क्रिमिनल केसेस में जो यहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो नहीं अलाउ है। नेक्स्ट आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में, हिमाचल प्रदेश में जो कंटिन्यूस डिजास्टर के इंसिडेंट सामने आए हैं, डिजास्टर का जो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उसी के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, उनके द्वारा एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कमेटी के अंदर में कौन है, जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके मेंबर रहेंगे। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है रुड़की के अंदर में, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके भी मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे। IITM पुणे है कि कैसे यहाँ पे जो सिवियर काइंड ऑफ जो वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है, मोर डिजास्टर्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं, तो कैसे हम हमारे जो हिली एरियाज हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मोर जो हमारा जो फ्रेजाइल हिमालयन सिस्टम है उसके ऊपर में मोर प्रेशराइज है वो ना किया जाए, और उसको आप देखिए कि कम्प्लीटली एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर अगर डेवलप किया जाएगा तो वहाँ पे डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। रिसेंटली आप देखिए कि US के द्वारा TRF नाम का जो ग्रुप है, जो कि एक टेरर ग्रुप है, जिनके द्वारा पहलगाम टेरर अटैक का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया गया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट इसका नेम है। किसका ये प्रोक्सी है स्टूडेंट्स? क्या ये जैसे मोहम्मद का प्रोक्सी है, या आप देखिए कि लश्कर-ए-तैयबा, आप देखिए कि लश्कर-ए-तैयबा का ये प्रोक्सी है। अभी इसको डेजिग्नेट क्या किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, इसको एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया, और इसको स्पेशली डेजिग्नेट कर दिया गया ग्लोबल टेररिस्ट के रूप से। तो एक बेटर आउटकम है इंडिया और डेट US का एक रिलेशन को ये शो करता है कि काउंटर टेररिज्म को कैसे मेन प्रायोरिटी के रूप से देखा करते हैं। बट आप देखिए उसी US के वहाँ पे पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनका भी विजिट हुआ था, पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनका विजिट हुआ, और विजिट के अंदर में एक दूसरे को प्रेज किया गया है। US के लीडर को नोबेल पीस प्राइज के रिगार्डिंग में पाकिस्तान है वो प्रमोट करता है। तो इस तरीके का जो कंडीशंस है वो यहाँ पे अनसर्टिनिटी या कंसर्न है उसको भी रेज करता है। हमें पाकिस्तान को प्रेशराइज करने का ज़रूरत है कि कैसे वहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेटअप हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू में। और आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसका जो कमेटी नंबर 1267 है उसके थ्रू इसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से भी इसको डिक्लेयर करने का ज़रूरत है। तो ये इंडिया और US के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि आज कुछ डाटाज के बारे में यहाँ पे मेंशन है। स्टूडेंट्स, स्ट्रीट डॉग्स का जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन हुआ है कि कर्नाटका के अंदर में अभी फरवरी के समय से आप देखिए कि कुछ लोगों का जो डेथ सामने आया है रेबीज़ की वजह से। तो ये रेबीज़ का जो इंसिडेंट है वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? इस वजह से हुआ करता है कि एनिमल के द्वारा अगर बाइट किया गया, तो एनिमल के द्वारा बाइट किया गया तो उस समय हो सकता है कि जो चाइल्ड पर्सन है उसके द्वारा उसको इग्नोर कर दिया जाए, जो कोई पर्सन है वो भी इसको इग्नोर कर देता है कभी कभी बाइट का जो इंसिडेंट है उसको। कभी कभी आप देखिए कि जो वैक्सीन है वो काफ़ी लेट स्टेज के अंदर में उसको लिया जाता है, जब तक कि वो रेबीज़ का जो वायरस है वो फैल चुका होता है। और हमेशा डॉग्स के साथ में ही इसको कंसिडर किया जाता है। कोई भी एनिमल अगर बाइट करता है, चाहे वो आप देखिए कि मंकी है, कैट है, तो उनके थ्रू ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है। वैक्सीन के थ्रू ही इसको प्रिवेंट है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अंडमान एंड निकोबार के बारे में हमने देखा था, वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ऊंज नाम से जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके कुछ चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने 10th क्लास के जो एग्ज़ाम है उनको क्लियर किया है, उसी के बारे में मेंशन है। जस्टिस वर्मा ने जो पेटिशन फाइल किया कि उनका जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है, जो कि आप देखिए कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल उनके रूप से पेटिशन के अंदर बताया गया है, उनका रिमूवल प्रोसेस है वो जो अभी करंट फेज के अंदर में है पार्लियामेंट के अंदर में। हीट वेव की वजह से भी चिल्ड्रंस का जो स्कूलिंग ईयर्स है उसके ऊपर में इम्पैक्ट हुआ है। और आप देखिए कि कल का जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर था उसके अंदर में हीट वेव या ह्यूमिड कंडीशन है वो कैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी इम्पैक्ट करने लगा है, उसके बारे में मेंशन हुआ था कि आने वाले समय के अंदर में जो ओलंपिक गेम्स हैं जो इसी समय में ऑर्गेनाइज होते हैं, जब हीट का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो SIR का जो ड्राइव है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि कहाँ पे है, SIR का जो ड्राइव है वो बिहार के अंदर में है। नए बूथ हैं उनको ओपन किया जाएगा, उसी के बारे में मेंशन किया गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी हैं, तो समय समय पे जो इलेक्शन कमीशन ऐसे डिसीजंस हैं वो लेता है। फिर आप देखिए कि जीनोसाइड के बारे में है, गाजा के अंदर में
जो साउथ अफ्रीका के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, साउथ अफ्रीका के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में एक पेटिशन को फाइल किया गया था। पेटिशन फाइल हुआ था 2024 के ही समय में कि यहाँ पे जो इजराइल का जो फोर्सेज है उनके द्वारा गाजा का जो एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूस जीनोसाइड का जो एक्टिविटी है वो किया गया। अब जीनोसाइड है क्या? बेसिकली जीनोसाइड आप देखिए कि है क्या। ये फर्स्ट टाइम जो जीनोसाइड जो टर्म है उसका मेंशन 1944 के समय में एक पोलिश जूइश जूरिस्ट हुआ करते थे, उनके द्वारा मेंशन किया गया था कि जो जीनोसाइड है वो बेसिकली ऐसा क्राइम है कि क्राइम है जिसके रिगार्डिंग में ह्यूमैनिटी है उसको टारगेट किया जाए, किसी भी रेशियल के बेसिस के ऊपर में, किसी भी रिलीजन के बेसिस के ऊपर में उस कम्युनिटी को जो टारगेट किया जाए। तो स्टूडेंट जीनोसाइड वर्ड फर्स्ट टाइम उनके द्वारा कॉइन किया गया, फिर 1946 के समय में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी इसको अडॉप्ट करती है। 1948 के समय इसको 46 के समय इसको जीनोसाइड को क्राइम है वो बना दिया गया। 48 के समय इसके रिगार्डिंग में कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द जीनोसाइड एक्टिविटी। फिर स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली आप देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, हमारा फुल ह्यूमैनिटी को बचाने का हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उस कन्वेंशन के अंदर में मेंशन है वो किया गया। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, इंक्वायरी कमीशन है, वो बताता है कि कैसे गजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में जो स्कूल हैं, स्कूल्स को टारगेट किया गया है। जो ह्यूमैनिटेरियन एड को सप्लाई करने वाले जो सेंटर्स हैं उनको वहाँ पे टारगेट किया गया। कुछ आप देखिए कि चिल्ड्रंस का इस तरीके से डेथ हुआ है कि वो वोटर कलेक्टिंग जो साइट है वो वहाँ पे खड़े हुए थे, उनके ऊपर में अटैक कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये जो जीनोसाइडल एक्टिविटी है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप देखिए कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अगर हमें कैरी आउट करना है तो इस ह्यूमैनिटेरियन का जो वायलेशन हुआ है, वो ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस हुआ है उसके रिगार्डिंग में हमें जो वॉइस है उसको रेज करना होगा। आप देखिए कि म्यांमार के अंदर में जो वायलेंस था उसके पर्सपेक्टिव से गैम्बिया के द्वारा पिटीशन फाइल हुआ था और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के द्वारा हुआ है। आने वाले समय के अंदर में इसका जो जजमेंट है, इसका केस का जो मेरिट है, ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा इसको डिस्कस है वो किया जाएगा। यूरोपियन कमीशन आप देखिए कि एक यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूज के रिगार्डिंग में चिल्ड्रन उसको कम से कम यूज कर सकें, उसके रिगार्डिंग में एक जो एज का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ला सकता है, जिससे कि चिल्ड्रंस का जो ऑनलाइन सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये यूरोपियन कमीशन के द्वारा यहाँ पे क्या लाया जाएगा? यूरोपियन कमीशन यहाँ पे ला सकता है एज वेरिफिकेशन का ऐप, एज वेरिफिकेशन का यहाँ पे ऐप है वो लॉन्च किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज मिलके इसको कैरी आउट कर रहे हैं, डेनमार्क है, ग्रीस है, स्पेन है, फ्रांस है और इटली है। ऐसे कुछ कंट्रीज हैं वो इस कम्प्लीटली इंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर में है कि एज वेरिफिकेशन जो ऐप है उसको लाया जाए, जिससे कि यहाँ पे चिल्ड्रंस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उनको रेस्ट्रिक्ट वो किया जा सके, वो अपना मोर फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, मोर स्पोर्ट्स प्लेइंग है उसको कैरी आउट कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट जो ऑनलाइन इंगेजमेंट है उसका यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है चिल्ड्रंस के ऊपर में, आप देखिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट है एक तो डिजिटल एडिक्शन, कि इस समय के अंदर में आपको जो डिजिटल एडिक्शन है वो क्रिएट करता है, ज़ॉम्बीज़ हैं वो क्रिएट हो सकते हैं इसकी वजह से। फिर आप देखिए कि साइबर बुलिंग है, साइबर बुलिंग है। साइबर बुलिंग के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हार्मफुल कंटेंट को अगर एक्सपोजर होता है किसी भी चिल्ड्रन को, तो उसका मेंटली कैसे वो इम्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे हार्मफुल कंटेंट के बारे में है कि हार्मफुल कंटेंट के साथ में एक्सपोजर है वो भी यहाँ पे एक इम्पैक्ट है, और अनवांटेड कॉन्टैक्ट वो भी सेटअप होते हैं इस ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू में। तो उसी को रोकने के लिए इस तरीके से जो सेफ कंटेंट है ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए चिल्ड्रंस को। और प्राइवेसी कंसर्न एक यहाँ पे कंसर्न ज़रूर है कि इस एज वेरिफिकेशन ऐप के थ्रू तो प्राइवेसी के जो कंसर्न ज़रूर से रहेंगे, बट आप देखिए कि इन एक्टिविटीज़ के अंदर में स्टॉप के अंदर करने में हेल्प है वो मिलेगा। तो ये बेसिकली यूरोपियन कमीशन के बारे में था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऑलरेडी हम दिसंबर या जनवरी के मंथ के समय रीड कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा भी कोशिश किया गया है कि चिल्ड्रंस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एंगेजमेंट है जिसको कि कम किया जाए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं इस वीक के अंदर में यूनाइटेड किंगडम और मालदीव के वहाँ पे विजिट करेंगे। अब आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो क्या हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम का डेवलपमेंट बताया गया है कि
बायलेटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के, जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में लाया जाएगा इस विजिट के दौरान में। जो यूके के जो किंग हैं, किंग चार्ल्स थर्ड हैं, उनके साथ में भी डिस्कशन रहेगा। और स्टूडेंट जो ट्रेड डील है जिसको बोथ कंट्रीज ने एम्बिशियस एंड म्यूचुअल बेनिफिशरी का जो नाम है वो दिया है, तो वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप देखिए कि डिस्कशन करने के लिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, जिससे कि इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैरी आउट कर सकें। कम्प्रीहेंसिव जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इंडिया और यूके का, उसको भी यहाँ पे रिव्यू है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा जो ट्रेड को बूस्ट करने के ही रिगार्डिंग में है। अगर हम बात करें मालदीव के पर्सपेक्टिव से, मालदीव के वहाँ पे 60 जो आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंस डे है उसका सेलिब्रेशन रहेगा, पीएम सर उसके अंदर में विजिट करेंगे। इंडिया मालदीव के रिलेशंस बेटर थे, बट कुछ समय में कंसर्न्स भी हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो पावर के अंदर में है उनके कैंपेन के दौरान में इंडिया आउट कैंपेन है वो उनके द्वारा चलाया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि यूरोपियन कमीशन के बारे में है, यहाँ पे यूके के बारे में है, तो आपको एक इंडिया और यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज हैं, उनके साथ में आप देखिए कि हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया था। कौन सा एग्रीमेंट? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसके अंदर में 100 बिलियन आने वाले 15 ईयर्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट रहेगा, बूस्ट किया जाएगा। और जॉब का जो जॉब क्रिएशन के बारे में भी वहाँ पे मेंशन था, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज हैं उनके साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि मालदीव के बारे में तो हम ऑपरेशन कैक्टस उन सभी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो वाटर का सप्लाई करना हो क्रिटिकल सिचुएशन में इंडिया के द्वारा। नेपाल के बारे में है, नेपाल आप देखिए कि हमारे नाइबर कंट्रीज का एक बेसिक प्रोसेस हुआ करता था। जब भी कोई पर्सन पावर में आता था सबसे पहले इंडिया के लिए विजिट करता था। नेपाल के जब पॉलिटिकल लीडर फिर से पावर के अंदर में आए हैं तो उनके द्वारा चाइना के वहाँ पे विजिट किया गया है। इंडिया अब आप देखिए कि सितंबर का समय बताया गया है। उनके डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में ये भी डिस्कशन है कि इंडिया के द्वारा इनको इनवाइट नहीं किया गया। एक बिग ब्रदर का जो हमारा पॉलिसी है वो काफ़ी बार इम्पैक्ट करता है हमारे नाइबर कंट्रीज़ के साथ में भी। केटल्स के ट्रेड के रिगार्डिंग में जो पर्सन्स उसके अंदर में इंगेज थे उनके द्वारा इसको बाइकआउट करने के लिए कहा गया है कि कंटिन्यूस यहाँ पे उनको सोशल जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा चैलेंज किया जाता है। और आप देखिए कि कुरैशी जो यहाँ पे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हुआ करते हैं वो इसके केटल्स के ट्रेड के अंदर में हुआ करते हैं। महाराष्ट्र का जो बेसिकली हम बात करें वहाँ का एक एक्ट भी है, एक्ट के अंदर में भी डिस्कशन किया है। वेटनरी डॉक्टर का जो सर्टिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है अगर आपको ट्रेड को कैरी आउट करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि एनडीआरएफ के बारे में है। एनडीआरएफ के अंदर में डॉग्स को यूज किया जाएगा डिजास्टर ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। इंडोनेशिया के अंदर में फायर का इंसिडेंट आया है, फायर के इंसिडेंट को यहाँ पे बताया गया। इंडोनेशिया में वाइल्ड फायर हुआ है, स्पेशली जो पीटलैंड का एरिया है रियाऊ प्रोविंस के वहाँ पे। पीटलैंड बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे एनर्जी के पर्सपेक्टिव से इसको यूज करते हैं, स्लोली इसका बर्निंग हुआ करता है और वही यहाँ पे वाइल्ड फायर को रोकने के अंदर में इम्पैक्ट भी कर रहा है। 20 जुलाई का जो डे है जिसको कि हम मून डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, तो मून डे के अंदर में बताया गया है कि 1967 के समय में इस 20 जुलाई के ही दिन के अंदर में आप देखिए कि जो अपोलो 11 नाम का जो मिशन था वो वहाँ पे पहुँचता है। उस मिशन के थ्रू आप देखिए कि मून के वहाँ पे हमारा जो एक्सप्लोरेशन है वो कैरी आउट हुआ। इंडिया के द्वारा अपना जो फर्स्ट मून मिशन है जिसको कि हम चंद्रयान के नाम से जानते हैं वो 2008 में सेंड किया गया था। जो लैंडिंग पॉइंट था उसका नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट के अंदर में, चंद्रयान फर्स्ट के अंदर में लैंडिंग पॉइंट का जो नाम था वो था आप देखिए कि जोहार पॉइंट उसका नाम दिया गया था, पॉइंट का नाम था जोहार पॉइंट। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स अभी चंद्रयान जो थर्ड गया है, सेकंड तो आप देखिए सेकंड के अंदर भी पॉइंट था, पॉइंट का नाम आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। थर्ड का जो पॉइंट है उसका नाम है शिव शक्ति, जो इंडिया के द्वारा सदर्न एरिया के अंदर में कैरी आउट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, अब आप देखिए कि यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में हमने देखा, वहीं पे एक और फायर का इंसिडेंट है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट के रिगार्डिंग में जो फेरी है उसके अंदर में इम्पैक्ट हुआ है। जो एशिया पैसिफिक
आप देखिए कि एपेक का जब मीटिंग आने वाले समय में जब कंडक्ट होगा तो चाइना और यूएस के प्रेसिडेंट जो यहाँ पे डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे। यूएस के द्वारा कोशिश किया गया था कि इंडिया को भी इसका मेंबरशिप दिया जाए, बट आप देखिए कि चाइना ने ब्लॉक किया इंडिया का जो मेंबरशिप का जो इनिशिएटिव था। इंडिया उस टेरिटरी के अंदर में नहीं है, ऐसे एपेक का जो टेरिटरी है उसके अंदर में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर में रेन के इंसिडेंट के बारे में बताया गया है और यहाँ पे मेंशन किया गया है ईरान का जो रिफाइनरी एरिया है जिसके अंदर में फायरिंग का इंसिडेंट वो हुआ है। तो ये इनके पर्सपेक्टिव से था। सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे ड्रूज नाम का जो कम्युनिटी है, ड्रूज के अलावा आप देखिए कि बोदिन्स जो हुआ करते हैं जो कि आपको डेजर्ट एरिया में मिलेंगे, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें 1000 के आसपास लोगों का डेथ हुआ है, तो उसी सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया के बारे में मेंशन है। इसराइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया गजा स्ट्रिप के अंदर में फिर से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। खान यूनिस नाम का जो सिटी है सेंट्रल पार्ट ऑफ यहाँ पे गजा स्ट्रिप है, उसके रिगार्डिंग में भी इवैक्यूएशन के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं। तो दिस स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।